हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन। 2022 का आखिरी दिन है 31 दिसंबर। और आज की वीडियो में हम लोग 31 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस की बात करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही साथ रिवीजन पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है। पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्विकली रिवीजन करेंगे कल का, जिससे आप भूलो ना। तो अभी दोस्तों बांग्लादेश में पहली मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई है ढाका में। जो वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने शुरू किया हुआ है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र की विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक पारित किया हुआ है। रूस ने प्राइस कैप का यूज करने वाले देशों पर अब बैन लगा दिया है तेल एक्सपोर्ट करना। 1 फरवरी से 1 जुलाई 2023 तक रोक लगा दिया है इन्होंने। केरल ये अपने राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव आयोजित किया। और वहीं एसबीआई फाउंडेशन और हेस्को इसकी परियोजना का शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया है। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी भारत के नए कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी होंगे। ये अभी एक्टिंग है यानी कि अभी कार्यवाहक हैं। और अर्शदीप, यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह, इन तीनों को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की सूची में अभी शामिल किया गया है नॉमिनेशन में। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान अभी हाल ही में अश्विनी वैष्णव जी ने शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश ने ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया। और क्रिकेट ऑलराउंडर फरहान बहादुद्दीन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर थे। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस फोर्स के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ये बीएसएफ का अभी हाल ही में बीएसएफ के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किए हैं। बीएसएफ बोले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इसके लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किए हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे रेफरेंस के लिए, श्री अमित शाह लॉन्च द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस मोबाइल ऐप प्रहरी एंड रिवाइज वर्जन ऑफ 13 मैनुअल्स इन न्यू दिल्ली टुडे। तो नई दिल्ली में इन्होंने इसे लॉन्च किया है। अब इस प्रहरी ऐप के थ्रू क्या होगा कि जो भी बीएसएफ के कर्मचारी हैं या जो भी बीएसएफ के जो जवान हैं, वो अपनी गवर्नेंस से रिलेटेड जो अपनी पर्सनल जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सैलरी क्या होगी, सर्विस कहाँ कहाँ पर होगी, ठीक है, पोस्टिंग कैसे रखनी है, जो आवासीय सुविधा मिलती है वो कहाँ पर मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, आयुष्मान सीएपीएफ का हिस्सा कैसे वो बन सकते हैं, इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, छुट्टियां कब कब मिलेगी, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सारा कुछ आपको इसी ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बीएसएफ जवानों के लिए होगा और प्रहरी के थ्रू वो लोग सारी डिटेल पाएंगे। बीएसएफ चूंकि ये आता है सीएपीएफ का हिस्सा होता है। सीएपीएफ बोले तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बीएसएफ के बारे में बात कर लें। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में और महानिदेशक है करंट टाइम पर पंकज कुमार सिंह। बात करते हैं सीएपीएफ की। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होता है। ये सेंट्रली आर्म्ड होता है, मतलब कि केंद्र सरकार के तहत जो आने वाली जो आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनको कहते हैं सीएपीएफ। अब इसके तहत 7 प्रकार की फोर्सेस आती हैं। 7 प्रकार की फोर्सेस कौन कौन? असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी। ये सब गृह मंत्रालय के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। इसीलिए आपको हमेशा मिलेगा कि किसी के लिए अगर कोई ऐप लॉन्च किया जा रहा है या कोई भी घोषणा हो रही है तो वो गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। ठीक, फुल फॉर्म भी जानते चलिए सबका। एआर मतलब कि असम राइफल, जिसे पूर्वोत्तर का प्रहरी और कछार लेवी भी कहते हैं, सबसे पुरानी ये आर्म्ड फोर्स है। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ बोले तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी बोले तो इंडियन इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। क्लियर? बिल्कुल। आगे देखते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ये फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनका कौन सा कार्यकाल ये होगा? तो बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों इजराइल के 6वीं बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लिए हैं। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, बेंजामिन नेतन्याहू स्वर्न इन एज इजराइल्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। एक बार फिर से, तो ये 6वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हुए हैं। यहाँ के 120 सदस्यों वाली संसद में इनको 63 वोट मिला हुआ है। क्लियर? यहाँ की संसद को द नेसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? द नेसेट। ठीक है, तो पहली बार तो 1996 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद से अब देखो 6वीं बार बने हैं, 5 बार और बने। ठीक है,
इजराइल कहाँ है, चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप आएंगे इजराइल की तरफ, तो इजराइल कैसे मिलेगा आपको? इजराइल आने के लिए आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक वगैरह कंप्लीटली पार करना होगा। उसके बाद सीरिया, फिर यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश मिलेगा जॉर्डन के पास में, इजराइल। ये रहा, ठीक है। इजराइल की कैपिटल होती है जेरूसलम, यहाँ पर रही जेरूसलम, ठीक है। ये वेस्ट बैंक है और यहीं पर आपको फिलिस्तीन वगैरह का, ये देखो गाजा स्ट्रिप है और ये बीच में फिलिस्तीन पड़ जाता है और यहीं पर वही फिलिस्तीन और इजराइल वाला विवाद होता रहता है। गाजा स्ट्रिप में ही बेसिकली आपको बता दें, यहीं पर हमास रहते हैं और हमास आतंकी संगठन वाले यहीं से अटैक करते हैं इजराइल पर, ठीक है। तो फिलहाल ये इजराइल है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये ऊपर तक का ये है इजराइल और ऊपर से यहाँ शुरू हो जाता है लेबनान। तो इजराइल की जो राजधानी है जेरूसलम हुआ, इसकी मुद्रा होती है न्यू शकेल, इसके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, यहाँ की जो संसद होती है वो होती है द नेसेट। क्लियर है बिल्कुल। चलिए इधर जो सागर है कौन सा है, भूमध्य सागर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सरकारी स्वामित्व वाली वेबकॉस को शीर्ष फर्म घोषित किया? तो अभी हाल ही में एडीबी ने, एडीबी बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसने भारत में सरकारी स्वामित्व वाली वेबकॉस नाम की एक कंपनी है, इसको शीर्ष फर्म घोषित किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे एडीबी रैंक वेबकॉस अमंग्स टॉप कंसल्टिंग सर्विस फर्म इन वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो इसे वाटर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के श्रेणी में या कैटेगरी में इसे सम्मानित किया गया है और इसे शीर्ष परामर्श फर्म घोषित किया गया है एडीबी के द्वारा। एडीबी ने अपनी अभी वार्षिक खरीद रिपोर्ट जारी की हुई है और उसमें यह रिपोर्ट बताया है। वेबकोस इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है जिसका फुल फॉर्म होता है वाटर एंड पावर कंसल्टिंग सर्विस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इस कंपनी को वाटर कंसल्टिंग के मामले में शीर्ष स्थान मिला है। एडीबी के बारे में बात करें तो 1966 में स्थापना हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मसात्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं। 68 सदस्य देश हैं इसके और इसके उपाध्यक्ष बने हैं भारत के अशोक लवासा, ठीक है ना, जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। अशोक लवासा ये उपाध्यक्ष हैं यहाँ के। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। 29 दिसंबर 2022 से भारत और किस देश के बीच में मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 दिसंबर 2022 से दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आंशिक रूप से मुक्त व्यापार समझौता लागू हो चुका है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मुक्त व्यापार समझौता क्या है? इसे कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप हमेशा सुनते होंगे एफटीए के नाम से भी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। साइन तो हालांकि पहले ही हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लेकिन अब लागू हो गया है। अच्छा, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले और इंडिया वाले आपस में जब ट्रेडिंग करेंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। यानी इंडिया वाले अपने प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया पर जाकर बेचेंगे, ऑस्ट्रेलिया में बिना किसी ट्रेड टैक्स के, और ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया में आकर के बेचेंगे, ठीक है। तो इसमें नाम मात्र का या कहें कि बिल्कुल नहीं, इस प्रकार का टैक्स लगता है, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगता है, फ्री ट्रेड होता है। जब फ्री ट्रेड होता है तो दोनों के बीच में ट्रेड बढ़ता है, दोनों देश के बीच में, अगर किसी भी देश के बीच में हो रहा है तो। अब यहाँ पर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया अप्रूव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। ऐसा क्यों लिखा गया है भाई कि ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव किया? इसका मतलब ये हुआ कि भारत गया था रिक्वेस्ट डालने। बिल्कुल, ऐसा क्यों हुआ इसको समझो। देखो कारण ये है कि भारत जो है ना, इंडिया जो है, ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मार्केट है। मार्केट बोले तो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा निर्यात होता है, कंज्यूम होता है प्रोडक्ट। हम लोग की क्योंकि आबादी भी ज्यादा है और कंज्यूमर बेस भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ के केस में क्या होता है, दुनिया भर के देश आते हैं अपना सामान बेचने अपने यहाँ, ठीक है। अपन लोग जो है निर्यात कम करते हैं, लेकिन हम लोग निर्यात अब बढ़ा रहे हैं। तो निर्यात अब बढ़ा रहे हैं तो हम लोग भी मार्केट ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग मार्केट ढूंढ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे और विदेश जैसे, वहां पर तो हम लोग बेचेंगे। हम लोग तो उतना ज्यादा एक्सपोर्ट करते नहीं अभी। तो इसलिए अभी के टाइम पर क्या है कि हम लोग ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं कि जिससे अगर समझौता करें और हम लोग वहां पर अगर फ्री में ट्रेड का अगर एग्रीमेंट कर लें तो वहां पर हम लोग को कम टैक्स देना भी पड़ेगा और उनके वाले देश वाले हमारे देश में अपना सामान भी बेच पाएंगे। उनके लिए भी हम टैक्स कम कर देंगे, लेकिन उनके यहाँ हम भी अपना सामान बेच पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ऐसे ही भारत यूएई के बीच में भी हो गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच में बातचीत चल रही है काफी दिनों से।
देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, हालांकि अब ऋषि सुनक नए प्राइम मिनिस्टर बनकर के आए हुए हैं। उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया और ब्रिटेन के बीच में आपको एफटीए साइन होता देख जाएगा। तो फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2 अप्रैल को इस पर हस्ताक्षर हुए थे, साइन हुए थे और 29 दिसंबर से लागू हो गया है। 6000 से ज्यादा उत्पाद के निर्यात पर ऑस्ट्रेलिया में कोई शुल्क नहीं लगेगा। क्लियर, आगे देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने सुखोई प्लेन से किस मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है? तो इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। ये ब्रह्मोस मिसाइल जो कि सुपरसोनिक है, इसके 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का सफलतम परीक्षण सुखोई प्लेन ने किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया का। इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम सुखोई जेट। एक्सटेंडेड रेंज मतलब पहले देखो ये 230 या 250 के आसपास रेंज वाला मिसाइल हुआ करता था ब्रह्मोस, इसका परीक्षण कर लिया गया था सुखोई से। लेकिन अभी रिसेंटली 400 किलोमीटर रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल आई हुई है और इसका परीक्षण सुखोई जेट से नहीं किया गया था, तो इसका परीक्षण अभी रिसेंटली ये किया गया है। 400 किलोमीटर सोचो, मतलब एक आपको मोटा मोटा अंदाजा बता रहा हूं कि लखनऊ में ही हूं मैं, जैसे यहां से प्रयागराज लगभग 300 किलोमीटर दूर है और यहां से कोई जहाज यहीं पर उड़ रही है और यहीं से फायर करती है प्रयागराज में, एक पिन पॉइंट पर भी अटैक किया जा सकता है। मतलब पिन पॉइंट मतलब एक सुई की नोक के बराबर कोई टारगेट सेट करके वहां पर इतनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ यहीं से फायर किया जा सकता है। अब आप सोच सकते हो, ये तो मैं 300 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, 100 किलोमीटर और बढ़ा दो आप। ठीक है, इतनी रेंज होगी इसकी। अब आप सोचो कि भारत के अंदर ही रहते रहते पाकिस्तान के अंदर जाकर के एयर स्ट्राइक हो सकेगी। फिलहाल ये एंटी शिप संस्करण का परीक्षण किया गया है, एयर लॉन्च। ठीक है, यानी कि आकाश से जमीन में। ब्रह्मोस मिसाइल वैसे आपको बता दें कि इसका हर टाइप का परीक्षण हम लोगों ने कर लिया है, क्योंकि अपनी ये बेस्ट परफॉर्मेंस वाली मिसाइल है ब्रह्मोस। ठीक है, इसको हम लोग एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, हर प्रकार का ये कर चुके हैं। इसका शुरुआती संस्करण का परीक्षण 2017 में ही किया गया था और अब एक्सटेंडेड रेंज का यानी 400 किलोमीटर रेंज का ये परीक्षण किया गया है। सुखोई देखना चाहोगे, ये है सुखोई 30, जिसे कहते हैं SU-30 MKI। ठीक है, ये विमान है, इसको हम लोगों ने लिया किससे है? रसिया से लिया हुआ है। ठीक है, रसिया से हम लोग मेग वाला जो सीरीज है, मेग 21, मेग 29, सारा चीज ये भी वहीं से लिए हुए हैं, रसिया से ही। ठीक है, राफेल हम लोगों ने अभी रिसेंटली कहाँ से डील पूरा कंप्लीट किया? फ्रांस से। राफेल विमान फ्रांस से लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आपको याद रखनी है। C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका से लिए हैं। विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना किस भारतीय राज्य में की जाएगी? ये किया जाएगा उत्तराखंड में। विश्व स्तरीय यानी वर्ल्ड लेवल की कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी स्थापित की जाएगी। कयाकिंग क्या होती है? बेसिकली आप समझो एक प्रकार से नौकायन। ठीक है, तो नौकायन की प्रतियोगिता, यहाँ पर खेल, इसके रिलेटेड इवेंट, इन सबको कराने के लिए एक कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह जी ने किया हुआ है। यहाँ पर वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं होंगी, ट्रेनिंग सेंटर होंगे, इसमें खिलाड़ियों के रुकने, ठहरने, ट्रेनिंग करने की भी व्यवस्था होगी। आगे जो वेल ट्रेंड हो जाएंगे उनको विदेशों में भी भेजा जाएगा और एडवांस ट्रेनिंग के लिए। तो ये सब इसी एकेडमी के द्वारा कराया जाएगा। उत्तराखंड के टिहरी में ये होगा। टिहरी में दोस्तों एक और चीज के लिए टिहरी फेमस है। टिहरी एक फेमस है एक डैम के लिए। कमेंट करके बताओ मुझे उस डैम का क्या नाम है। ठीक है, आगे भारतीय सेना ने कहां पर पहली 3D प्रिंटेड यूनिट का उदाहरण किया? तो इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में अहमदाबाद गुजरात में भारत की पहली आर्मी के द्वारा बनाई गई 3D प्रिंटेड यूनिट बोले तो 3D प्रिंटेड एक ऐसे बिल्डिंग है जो भारतीय सेना यूज करेगी अपने काम के लिए, उसका निर्माण किया है। यहाँ पर देख पाएंगे आप कुछ इस प्रकार से है। ये 2 मंजिला एक इमारत है। ठीक है, ड्वेलिंग यूनिट इन अहमदाबाद, ये 3D प्रिंटेड के माध्यम से बनाई गई है। 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा कम समय में बड़ी से बड़ी इमारत बनाई जा सकती है। तो इसको भी बनाने में देखो बहुत ज्यादा कम समय लगा है, लगभग 12 सप्ताह का ही समय लगा है। 12 सप्ताह आप मोटा मोटा जानो कि 12 सप्ताह 84 दिन, यानी कि 90 दिनों में, लगभग में 84 से 90 दिनों में ये बन करके तैयार हो गया है। तो माई कॉप प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के सहयोग से ये मिलकर के 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लेटेस्ट जो है इसके जरिए ये बनाया गया है।
अहमदाबाद में भारतीय सेना ने बनाया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखेंगे। अब बुक जो आई है अपनी, इसको ले डालो, खत्म कर दो जल्दी से। बस कुछ लिमिटेड बुक ही बची हुई हैं जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है। अगर आप चाहते हो कोई ऐसी बुक हो आपके पास जिसमें 100% कवरेज मिल जाए, आपको इसके बाहर से कुछ और ना पढ़ना पड़े, तो आप ये बुक जरूर ले सकते हो। अमेजन पर ही अवेलेबल है, वहीं पर ही आपको मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के परचेज कर सकते हो, या फिर अमेजन पर जाकर के सिंपली लिखना है एमजेटी बुक, आपको मिल जाएगा करंट अफेयर। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेट वाइज करंट अफेयर इसकी खास बात है कि मतलब राज्यवार चीजें यहाँ पर है। साल भर की जो भी राज्य की घटनाएं होती हैं, एक राज्य की एक जगह पर, दूसरे राज्य की दूसरे, ठीक है, एक एक साथ मिल जाता है। तो आप अगर राज्यवार भी कोई अगर एग्जाम दे रहे हैं तब भी आपके लिए बेटर हो गई। साथ ही साथ पढ़ने में भी आसानी हो जाती है कि एक टारगेट मिल जाता है, चलो आज ये राज्य खत्म कर लिए, आज ये राज्य खत्म कर लिए। ऐसे ही देशवार करंट अफेयर है। रसिया शुरू हुआ है तो रसिया से रिलेटेड जो भी न्यूज आई है साल भर में, सब एक जगह मिलेगी। अमेरिका शुरू हुआ तो अमेरिका से रिलेटेड सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। ठीक है, ये है इस बुक की खूबी खासियत। ठीक है, और भी जो भी चीजें मिलती हैं, जैसे ऐसे ऐसी कैटेगरी बनाई गई है, ऐसा ऐसा ट्रिक बनाया गया है जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से बड़े बड़े मुद्दों को पढ़ सकते हो और याद रख सकते हो लॉन्ग समय के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएं, इसको जरूर परचेज करें। हाल ही में किसने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव दिया? लो जी, अब आ गया एक और रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अभी तक आपने सुना था ईवीएम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब आ गया आरईवीएम, या इसे और शॉर्ट करके बोला जाता है कभी कभी आरवीएम। तो अब आरवीएम जो है, इसका प्रस्ताव दिया गया है किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा ही, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही। ये रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होगी? ये होगा ये कि अगर कोई व्यक्ति नहीं आने में असमर्थ है, मतलब पोलिंग बूथ तक, या फिर वो कहीं बाहर रहता है, या फिर वो विकलांग है, दिव्यांग है, या फिर बुजुर्ग है, तो उसके लिए रिमोट वोटिंग ये मशीन होगी और इससे इसके जरिए वोटिंग कराया जा सकेगा। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, चुनाव आयोग ने इसका प्रस्ताव दिया है। मतलब चुनाव आयोग जब प्रस्ताव दिया है, इसका मतलब ये अपने हिसाब से पूरा संतुष्ट हुआ होगा कि कैसे इससे मतलब धांधली ना होने पाए, सब कुछ होने पाए। मतलब अब आपके जैसे मैंने आपको बताया कि दूर से ही वोटिंग किया जा सकेगा, तो तुरंत मन में डाउट आया होगा, अच्छा अब तो और ज्यादा विवाद होगा। नहीं, इसको लेकर के अस्वस्थ, क्योंकि निर्वाचन आयोग भाई उसी सेक्टर में ये लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सोचे ही होंगे। तो ये लोग डुप्लीकेट वोटिंग रोकने के लिए ही एक्चुअली में ये शुरू किए हैं, और इनका ये कहना है कि इससे मतदाताओं में सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में दूरस्थ रूप से मतदान किया जा सकेगा। दूरस्थ मतलब दूर से ही मतदान। तो इसको बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ईसीआईएल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन दोनों की सहायता से बनाया गया है। ईवीएम बेस्ड पर ही होगा ये, ठीक है, लेकिन आर ईवीएम होगा ये। अब चलो चुनाव आयोग आया है, चुनाव आयोग के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। ये चुनाव आयोग जो है दोस्तों एक स्वायत्त संस्था है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी हैं, और इनकी सहायता के लिए दो चुनाव आयुक्त भी हैं। एक तो हैं अनूप चंद्र पांडे जी, और एक अभी हाल में अरुण कुमार गोयल जी बने हैं। ठीक है, अरुण गोयल जी बने हैं, तो ये नए बने हैं, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। 28 दिसंबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपना कौन सावां स्थापना दिवस मनाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और इसने अभी हाल ही में अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया हुआ है। कब? 28 दिसंबर को। इसकी स्थापना 28 दिसंबर को ही हुई थी, 1885 में हुई थी। सबसे पुरानी पार्टी है ये, ठीक है, 1885। तो इसका अभी 138वां फाउंडेशन डे मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया पूरे देश भर में। अच्छा, इस टाइम पर भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, तो ये भी आप याद रखेंगे। भारत जोड़ो यात्रा किस पार्टी ने शुरू किया है? कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। कांग्रेस दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी, संस्थापक रहे थे, और पहली अध्यक्षता दी गई व्योमेश चंद्र बनर्जी को। WC बनर्जी भी आपको कहीं कहीं नाम दिखेगा शॉर्ट फॉर्म में, तो आप कंफ्यूज मत होना, फुल फॉर्म था इनका नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो पूरे देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने इस पहले अधिवेशन में शामिल हुए, हिस्सा लिया, जो कि हुआ था बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। उसके बाद जगह जगह पर अधिवेशन हुए। जगह जगह पर अधिवेशन क्यों हो रहे थे? क्योंकि उस टाइम तो सोशल मीडिया था नहीं
कि आप ऑनलाइन आते, लाइव आते और बोलते भाइयों बहनों जुड़ जाओ, आज आएंगे लाइव, तो फिर ये तो सिस्टम था नहीं। तो जगह जगह पर अवेयरनेस फैलाने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकत्र करने के लिए अधिवेशन हुआ करते थे और एक एक साल के लिए सबको अध्यक्षता सौंपी जाती थी। 1924 में महात्मा गांधी जी भी इसके अध्यक्ष रहे, एकमात्र अधिवेशन ऐसा जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के। कब? 1924 में, जो बेलगावी अधिवेशन हुआ था उसमें। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी भी इसके अध्यक्ष रहे। 1939 में भी, हालांकि वो अध्यक्ष पद जीत चुके थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया 1939 में। इसके अलावा भी मतलब भारत के जितने भी बड़े बड़े लीडर रहे, लगभग सभी ने बारी बारी अध्यक्षता इसकी संभाली थी एक टाइम पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि एक ही पार्टी थी तब। ठीक है, आगे। महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, ये किस देश से संबंधित थे? तो दोस्तों कल 2-3 न्यूज बड़ी गड़बड़ आई, मतलब कि बुरी बुरी आई सुबह सुबह ही। एक तो सुबह सुबह ही पता चला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मां का निधन हो गया। फिर उसके बाद पता चला कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, क्रिकेटर इंडिया की टीम के, ठीक है। और फिर पता चला शाम तक कि पेले का भी निधन हो गया है, जो कि समझ लो कि इस यूनिवर्स के सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। महानतम एक क्या कह लो, सबसे ऊपर वाले यही थे, ठीक है। तो ये ब्राजील के थे। ये एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 3 बार वर्ल्ड कप अपने ही टाइम पर जितवाया है। यानी कोई ऐसा खिलाड़ी जो अपनी टीम को 3 बार वर्ल्ड कप दिलाया हो, ये इकलौते ऐसे थे, ठीक है। तो 3 बार वर्ल्ड कप इन्होंने अपने देश को जिताया था अपने ही खेलते टाइम। तो इनका अभी 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कैंसर से जूझ रहे थे, कोलन कैंसर था इनको, और अभी इनका निधन हुआ। अच्छा, ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड आज तक इनके नाम पर है। 92 मैचों में 77 गोल किए हुए हैं इन्होंने। यही कारण है कि 5 बार सबसे ज्यादा अभी तक विजेता ब्राजील है। अब आप सोचो, न पिछला टूर्नामेंट ब्राजील जीता, न इसके पहले ब्राजील जीता, न उसके पहले ब्राजील जीता, न उसके पहले, लेकिन फिर भी आज तक सबसे ज्यादा विजेता ब्राजील ही है। तो उसमें से इनका बड़ा योगदान रहा है। 3 बार तो यही जितवाए थे, 1958, 62 और 70 में, ठीक है। तो अभी एडवांस में ये आगे ही चल रहा है, समझ लो। तो व्यक्तिगत फुटबॉल के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड हुआ। इनका असली नाम एडिसन अरांतेस डो नेसिमेंटो था, लेकिन प्रसिद्धि इनको मिली पेले के नाम से, और फीफा ने इन्हें द ग्रेटेस्ट की भी उपाधि से नवाजा, मतलब इनको ये शीर्षक दिया, इनको ये नाम दिया। ये थे आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अगर वीडियो ये पसंद आई है, अगर मैं आपकी स्टडी में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोग अगर शेयर करोगे तो मोटिवेशन हमारा भी बना रहेगा, और आप लोग के लिए जो मेहनत की जाती है, इसको सही व्यूज और जो ऑथेंटिक जितना मिलना चाहिए वो मिल सकेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है और वांछनीय है। उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है? तो 9 राज्यों से, जिनमें एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। एफएसएसएआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं राजेश भूषण जी। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। चलो आप मुझे और साथ ही साथ बता देना स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, जिनका भी निधन हुआ था। इसके साथ ही आप मुझे बता देना कि भारत में इंटरनेट के जनक यानी कि इंटरनेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, इंटरनेट की शुरुआत भारत में किसने करी। ऐसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहां पर शुरू हुई, ये भी बता दीजिएगा। इस वीडियो की क्विज और पीडीएफ रोजाना आपको बिल्कुल फ्री में दी जाती है, इसका लाभ उठाओ ना। एमजीटी ऐप पर जाओ, फ्री में पीडीएफ सेक्शन में जाना, सभी दिन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फ्री क्विज सेक्शन में यहाँ पर जाना, यहाँ पर आपको मंथली क्विज, डेली क्विज, रोजाना की मिल जाएगी, हर एक महीने की मिल जाएगी, ठीक है, पिछले 3 सालों की। तो आप जाकर के सॉल्व कर सकते हो, सिंपली आपसे इससे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। और डिटेल क्विज की एक और खास बात होती है, ये जो डेली करंट अफेयर का एक्सप्लेनेशन होता है, ये भी क्विज में दिया जाता है। तो आप सॉल्व तो करते हो क्विज, साथ ही साथ आप एक्सप्लेनेशन भी रीड कर सकते हो क्विज सॉल्व करने के बाद, इसलिए क्विज जरूर सॉल्व किया करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वन लाइनर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।